पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की ज़मीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की ज़मीन पे कब्जा ना कर रखा हो। आम गरीब जनता ने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए ज़मीनें थीं, बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है, महमूद मदनी साहब ने कब्जा किया है, इन सब लोगों ने कब्जा किया है। और जो वो हैं हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो वक्फ के चोर हैं, आम आवाम थोड़ी है। मैं सबूत मैं दूंगा कि ये अल्लाह की ज़मीन खाने वाले हैं, ये वक्फ की ज़मीन चुराने वाले हैं। और काबे में जाके ये बोले, जो काबे में जाके झूठ बोले, वो कैसा मुसलमान होगा, ये मैं आवाम पे छोड़। जिसको आपके भलाई के लिए बनाया जा रहा है सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब मैं भी तो कह रहा हूँ कि मुझे मेरी भलाई तो अब कम से कम फैसला करने की इजाज़त दे दें हमें कि हमारी भलाई क्या है। हम कम से कम इतना तो नादान ना बनाएं हमें कि हमें अपनी भलाई नहीं पता कैसी है। मैंने 16 पॉइंट, बाकी लोगों की तो बात छोड़ देते हैं, मैंने 16 पॉइंट रखे हैं किरण रिजिजू साहब के लिए भी और ओवैसी साहब के लिए भी। ये 16 पॉइंट ना किरण रिजिजू साहब कहेंगे इसके लिए हाँ, ना ओवैसी साहब कहेंगे, ना हमारे ये जितने भी उलमाए सू हैं, मेरे 16 पॉइंट्स के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि वो वक्फ के कानून को मजबूत करते हैं, वो वक्फ के चोरों को पकड़ने में सक्षम है। कोई नहीं कहेगा उनको, जो कहेगा वही ईमानदार है। वरना मेरे 16 पॉइंट्स में से कोई भी किरण रिजिजू साहब या कोई और कमी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। सर लेकिन जेसीपी पे तो ईमान रखना पड़ेगा, उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं, जेपीसी पे नहीं, पार्लियामेंट पे भी पूरा भरोसा है। लेकिन एक चीज का नजर आ रहा है ना, 272 सीटें किसके पास हैं सर? लेकिन इस हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन भी तो हुआ ना। नहीं, सब चीज़ों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई भी हो, कोई भी चीज़ आप ये समझ के जाएं कि हमें इसमें हारना है, हमारे पास जीतने की भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो बात समझ में आती है। आप दुनिया भर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों से उगा रहे हैं धोखाधड़ी करके कि आप 50 लाख QR कोड और ये सब काम कर दो, ईमेल भेज दो तो ये रुक जाएगा। वो सब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं ना। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत काम किया है सर। पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। तो उन्होंने सही काम किया, लेकिन आरएसएस के लिए तो सबका सर आप विरोधी करे तो कौन काम करेगा? कौन आकर के बचाएगा सर वक्फ को? मैं आपको बता तो रहा हूँ, वक्फ के जो बेनिफिशियरी हैं वो बचाएंगे, आम आवाम बचाएगी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ज़मीनें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बचाएगी, आवाम, उनके लीडर्स नहीं बचाएंगे। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की ज़मीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की ज़मीन पे कब्जा ना कर रखा हो और वो उसकी कानून के हिसाब से पैसे दे रहा हो। यहाँ तक आरएसएस और बीजेपी सही है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की कमियाँ, क्योंकि ये तो उनके बहुत पहले से रहे हैं ना। तो इन हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। एक कहावत है ना, चोर से क्या चोरी कर और साहूकार से क्या तेरा घर लुट रहा है। ये कहावत सुनी आपने? ये सब शुरू से आरएसएस के एजेंट हैं। इन्होंने जानबूझ के ये हरकतें की हैं, वक्फ की चोरियां की हैं, ताकि बीजेपी और आरएसएस को मौका मिल सके कि ये देखो तुम्हारे ही लोग तो चोरी कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब जनता ने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए ज़मीनें थीं, बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है, महमूद मदनी साहब ने कब्जा किया है, इन सब लोगों ने कब्जा किया है। और जो वो हैं हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो वक्फ के चोर हैं, आम आवाम थोड़ी है। सर आप इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने वक्फ की जमीन है, आपके पास कोई सबूत है? आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा? नहीं, मानहानि का केस कर दिया तो वो सब लोग मेरी बहुत बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत काम आसान हो जाएगा इनको वक्फ का और देश का चोर डिक्लेयर करने के लिए। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी तो मुझे खुद आगे से केस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इनसे ये पूछने के लिए, हिसाब लेने के लिए कि आपने पैसा कितना कलेक्ट किया, खर्च कितना किया। एक बात। दूसरी बात ये, कौन कौन कितनी वक्फ की कीमती जगहों पे कब्जा करके बैठा है। मैं आपको एक ही टेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ। इसको रोक दिया जाए, उसके बाद नहीं इन लोगों से आप टेस्ट लीजिए। नहीं रोक, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ये रोक ही लेंगे। नहीं रोक रहा चंद्रशेखर यहाँ पे आ रहे, चंद्रशेखर करे हम लड़ेंगे लड़ाई मुसलमानों का, चलो वही लड़के रोक लें। ये सब नहीं रोक पाएंगे, फिर जनता मेरी बात सुन ले, मेरे साथ काम करे, मैं मेरी भी कोशिश देख लें फिर। लेकिन पहले रोकेंगे क्या? ये 16 पॉइंट से चंद्रशेखर साहब से पूछ लो, वो एग्री करते हैं नहीं करते। जो मेरे 16 पॉइंट्स हैं, मैंने ट्विटर हैंडल पे भी डाल रखे हैं अपने,
उससे तो हाँ करवा लो पहले इनसे, किसी से। मतलब रोकेंगे कैसे? इनके पास कोई अपना कानून नहीं है, कोई कानून का प्रपोजल तो होना चाहिए, ये होने चाहिए। तो आपके 16 पॉइंट क्या है? मेरे 16 पॉइंट साफ साफ है, जिसमें मैंने ये बताया। पहला पॉइंट उसमें ये है कि एक तो ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है ये इसलिए होती है कि कोई भी इसको डोनेट कर दे अल्लाह की राह में नहीं, किसी भी एक खास पर्पस से, और उसको फिर चेंज नहीं किया सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, ये उसकी डेफिनेशन साफ हो जाए। उसमें जो टेंजेबल एसेट्स हैं और नॉन टेंजेबल एसेट्स हैं, जैसे शेयर भी है, अब जैसे किसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, किसी के पास अपना पेटेंट है, वो भी इसको गिफ्ट दे सके, ये मैंने डेफिनेशन बनाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये कही है कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है उसको उम्र कैद तक की सज़ा होगी, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी हो या हमारा कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से रखता हो, कोई भी वक्फ की ज़मीन धोखाधड़ी करके जो कब्जा करके बैठे हैं, जो पूरा किराया नहीं दे रहे हैं, उनको उम्र कैद तक की सज़ा होगी। इसमें ये सब लोग जेल चले जाएंगे, इसलिए इसकी कोई वो मदद, इसमें कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी मैंने चीज़ ये रखी है कि इसके लिए हमें एक इंटरैक्टिव मैप बनाना पड़ेगा पूरे देश का। जैसे आप गूगल मैप नहीं होता है, गूगल मैप में आप ज़मीन पे किसी का भी घर जाके भी देख सकते हैं ना, वो उसको जूम करके देख सकते हैं ना। उसी प्रकार से पूरे देश का मैप, उस पर एक एक वक्फ प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि कौन एनक्रोचर है या नहीं है जाके देख सके कोई भी व्यक्ति। इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि उससे साफ नज़र आ जाएगा कि कौन कौन चोर है। दूसरी चीज़ फिर मैंने ये उसमें ये कहा है कि ये उसके लिए एक हमारा स्पेशलाइज्ड वक्फ कॉरपोरेशन बनेगा, जिसमें जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जिसमें इंजीनियर्स होंगे, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे पूरी दुनिया के, जो इसका बहुत ही टेक्निकली और प्रोफेशनली इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कराने का तरीका होगा। उसके लिए एक वो कमेटी बनेगी। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं वो मुस्लिम समाज के लोग डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे। जैसे एसजीपीसी का चुनाव होता है, सिख कम्युनिटी में होता है ना, जैसे एसजीपीसी उनकी डायरेक्ट वोट से चुनेंगे, और उसमें राइट टू रिकॉल भी होगा। अगर कोई मेंबर या चेयरमैन बेईमानी कर रहा है तो मुस्लिम समाज के लोग उसको सिग्नेचर करके, कैंपेन करके 1000 सिग्नेचर्स लिख के उसके खिलाफ दोबारा, मतलब राइट टू रिकॉल, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कराने के लिए भी वोट हो सकते हैं। उसके बाद सज़ाएं मैंने उम्र कैद तक की रखी हैं इसमें, ताकि कोई भी मेंबर, और मेंबर जो होंगे उनकी सज़ा और भी ज़्यादा होगी, जो चेयरमैन होंगे उनकी सज़ा और भी ज़्यादा होगी। ये प्रोविज़न रखे मैंने, ये प्रोविज़न रखे हैं कि जो वक्फ के ट्राइब्यूनल्स बने वो स्पेशलाइज बनेंगे और डेडिकेटेड बनेंगे, ताकि वक्फ के केसेस का जो निपटारा हो सके वो 6 महीने से साल भर में 100% हो ही जाए। ये प्रोविज़न रखें। मैंने ये प्रोविज़न रखा है कि सारी प्रोसीडिंग्स जो होंगी वक्फ बोर्ड के अंदर या कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई भी कार्रवाई होगी तो उसकी वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी होगी, ताकि, और वो वेबसाइट पे अपलोड होंगी उस वक्फ बोर्ड के, जो भी स्टेट वक्फ बोर्ड होगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल है तो उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा और उसकी वेबसाइट पे वीडियोग्राफी भी रखी जाएगी, ताकि पता लग जाए कौन ईमानदार कौन बेईमान है। मैंने ये प्रोविज़न रखे हैं कि वक्फ के ऑफिसर्स को कानूनी ताकत इतनी होगी कि वो अपना, जैसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का होता है, उससे वो ज़मीनें खाली करा सके। मैंने ये प्रोविज़न रखा है कि सुप्रीम कोर्ट और देश के दूसरे जो रिटायर्ड जजेस हैं मुस्लिम, वो दानिशमंद लोग जो है, उनकी एक आर्बिट्रेशन कमेटी बनेगी, जो एक दूसरे के जो डिस्प्यूट्स होते हैं मुतवल्ली और मुतवल्लियों के बीच में, एक वक्फ बोर्ड के दूसरे वक्फ बोर्ड के बीच में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो बैठ के उनको रिकन्सिलिएशन के ज़रिए सुलझाएगी। लब्बो लुआब ये है कि इन कानूनों को जो मकसद है ना इसका, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने 16 पॉइंट बनाए। और मैं ये तब भी कह रहा हूँ कि इन 16 पॉइंट्स से भी ज़्यादा बेहतर पॉइंट्स बनाने के लिए आप सजेशन दें। किसी एक इसमें से एक व्यक्ति ने आज तक सजेशन नहीं दिया है। साथ के साथ मैं पूरा कानून बना रहा हूँ सेक्शन बाय सेक्शन, उसको मैं पब्लिक डोमेन में रखूँगा, सब लोगों से सलाह लेके वो कानून होगा, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जद्दोजहद होगी। आज नहीं तो कल, जब पेपर बैलेट से चुनाव होंगे ना, अभी तो ये जो हो रहा है हो ही रहा है, आंदोलन करेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध कम्युनिटी के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, उनके लिए भी ऐसा ही कानून लाने के लिए। वरना आंदोलन करने का मतलब है सिर्फ मुसलमान करें तो वो आरएसएस के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन होगा। ये मेरा कहना है, ये मेरा प्लान है। अब इस प्लान के लिए कौन साथ आ रहा है आप लोग देख लें। ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से, कब, कैसे कराना चाहते हैं। जो भी एक पार्लियामेंट में हो रहा है
मेरे ख्याल से ये नूरा कुश्ती हो रही है, इसमें कोई दम नहीं है। हम लोग इनको पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि SC ST और OBC ख़ास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और सारी माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जब तक सभी के कानून उनके धार्मिक स्थलों के और उनके जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के जो उनके एसेट्स हैं उसका एक जैसा कानून सबका नहीं बनवाया जाएगा, जब तक उसका अंजाम यही होना है। ये सब लोग एक तरफ तो बैठ के वहाँ पकौड़े और चाय खाते हैं और उसके बाद बाहर आके, और पकौड़े चाय खाने के लिए मैं कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री होती है वो एकदम फ्रेंडली होती है। तो ये मिली भगत से हो रहा है, इनको कोई तकलीफ़ ही नहीं है। यहाँ पूरे देश के जो मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इनको तो चाय समोसे पकौड़े खाने। तो जिसकी सीरियसनेस इतनी हो, अब देखिए ये जो ड्रामा चल रहा है, पहले तो उस कमेटी में जाने का फ़ायदा ही क्या था जिसमें आप के नंबर्स नहीं हैं, नंबर्स कम हैं। इनको सबको पता है कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होना। गए वहाँ पे और अपने विरोध दर्ज कराए, जैसा RSS और BJP की जो परंपरा है, उन्होंने विरोध पार्लियामेंट में रखे ही नहीं। मेरा ये इल्ज़ाम है इन सब लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम MPs के ऊपर, कि ये मिली भगत करके कि हमारी भी थोड़ी इज्जत रखो ताकि हम भी अपने समाज को बेवकूफ़ बना के पैसे कलेक्ट कर सकें। हमारे पास पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको पैसे लेने होते हैं समाज से। ओवैसी साहब हैं, उनको पैसे कलेक्ट करने हैं। अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, उन्हें पैसे कलेक्ट करने हैं। तो हम कुछ पैसे और ले लेंगे। आप एक काम करो, पहले आप हमारी जो ऑपोजिशंस है या जो हमारा विरोध है वो पार्लियामेंट में नहीं टेबल करना, हम शोर मचाएंगे, जनता हमारे लिए ताली बजाएगी, देखो कितनी बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, कितना बड़ा जद्दोजहद हो रही है। उसके बाद आप रख देना, लेकिन जब बिल पास होगा तो उसको जो हमारी जो वो है ऑब्जेक्शंस है उसको फाड़ के कूड़े के डिब्बे में डाल देना और अपना बिल पास कर लेना। मुस्लिम लीडर तो कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है अगर सरकार इस पे कानून बना। पहली चीज़, अगर अकेले मुस्लिम समाज का आंदोलन होगा तो वो RSS के कहने पे ही होगा। ये तो सब RSS के लोग हैं ही। आज मेरी बात मान ले जनता या देश, तब समझ में आ जाएगी। कल मान लें, 1 साल बाद मान लें या 10 साल बाद मान लें, ये लोग RSS के डायरेक्ट मेंबर्स और एजेंट्स हैं ये सारे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना आपसे। तो अब जब ये लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन करने से RSS और BJP को फ़ायदा था। आरोप लगा रहे हैं आप मुस्लिमों पे नहीं लगा रहा हूँ मैं। मुस्लिम तो बेचारे मासूम हैं, शरीफ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो 2-3 ही कम्युनिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पिट रही हैं। मुसलमान नहीं है, नहीं, देखने में तो लगते ही हैं, लेकिन ईमान नहीं है उनका, ऐसा मुझे शक है उनके ऊपर। ईमान नहीं है उनके पास। जो व्यक्ति देखिए काबे में जाके जो कसम खाए और उसके बाद ये कहे कि जो इंसान अब मुझ पे विश्वास नहीं करेगा, एक सबूत है मेरे पास सिर्फ कि मैं काबे में जाके अपनी सच्चाई का कसम खा रहा हूँ। जो व्यक्ति ये करे उसके ईमान में मुझे कमी नज़र ज़रूर आती है। उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी बात कहने के। ये धोखाधड़ी करने का सबूत है कि मैं काबे चल के जा रहा हूँ ये कहने के लिए। अब जो काबे के अंदर जाके झूठ बोले वो कैसा मुसलमान है, ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ।